पिछले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का रिवीजन किया था। इस क्लास में हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म का रिवीजन करेंगे। जो पिछले क्लास नहीं देख पाए हैं जाके प्लेलिस्ट में देख लेंगे, उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, इसका रिवीजन फटाफट रिवीजन करते हैं। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने कहीं पैसा लगाया है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अगर एक सिंगल आदमी कहीं पैसा लगा के चला रहा है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, और दो या दो से ज़्यादा आदमी कहीं पैसा लगा के किसी कंपनी को चला रहे हैं उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। जहाँ बहुत सारे लोग पैसा लगा के कंपनी को चला रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपनी बोलते हैं। जहाँ बहुत सारे लोग चला के बिजनेस चला रहे हैं उसको कंपनी बोलते हैं। कैपिटल का एक और नाम है ऑनर इक्विटी एंड नेटवर्थ। ऑनर इक्विटी एंड नेटवर्थ, इसको एक मैथमेटिकल ट्रांजैक्शन या मैथमेटिकल टर्म में भी लिखा जाता है, जिसको बोलते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अपने कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करने के बाद जो हिस्सा बचता है उसको कैपिटल बोलते हैं। ड्राइंग क्या होता है कि आपने अपने पर्सनल काम के लिए कंपनी से कुछ पैसा निकाला है, उसको ड्राइंग बोलते हैं। चूँकि आपने पर्सनल का चूँकि आप भी पैसा लगाया है तो कैपिटल के फॉर्म में है, तो ये कैपिटल के पार्ट को घटा देता है, इसीलिए इसको कैपिटल से माइनस किया जाता है। इसके अलावा लायबिलिटी, आपके कंपनी को चलाने के बाहर से कहीं से उधारी लेकर रखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। अपने कंपनी को चलाने के लिए बाहर से कहीं से उधारी लेकर रखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। ये दो तरह का लायबिलिटी होता है। आपने एक या एक साल से ज़्यादा के लिए उधारी लेकर रखा है उसको नॉन करेंट लायबिलिटी बोलते हैं। एक या एक साल से कम के लिए उधारी लेकर रखा है उसको करेंट लायबिलिटी बोलते हैं। इसके अलावा और भी दो तरह का लायबिलिटी होता है, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी वो होता है कि जो कंपनी के अंदर का आदमी पैसा लगा के कंपनी को चला रहा है उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। कंपनी के बाहर का आदमी कंपनी में पैसा लगा के चला रहा है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। कंपनी के बाहर जैसे बैंक लोन हो गए, इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, कंपनी के बाहर से पैसा लगा रहे हैं। कंपनी के अंदर का जो पैसा लगा रहा है कैपिटल, जैसे ऑनर पैसा लगा के चला रहा है। क्रेडिटर्स क्या होता है कि कंपनी किसी से उधारी में कुछ सामान खरीदती है उसको क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, मतलब उधारी में खरीदी है वो बिल फॉर्म में मिला उसी को बिल्स पेबल बोलते हैं। चूँकि इसका लंबा है डेफिनेशन, वो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखने मिलेगा। क्योंकि आप यही समझ लीजिए कि कोई उधारी में खरीदा है, उसको एक बिल दे दिया गया है तो उसको बिल्स पेबल बोलते हैं। तो आपका क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल मिला के आपका हो जाता है ट्रेड पेबल। वैसे ही किसी से आपने सामान उधारी में खरीदा है, अगर वो आपको सेल पे आपने उधारी में दिया है तो उसको डेटर्स बोलते हैं। वहीं आपको अगर बिल्स के फॉर्म में देते हैं तो उसको बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। आपने किसी से सामान खरीदा हुआ है या फिर आपने किसी से सामान बेचा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं कि आपने बिल्स रिसीव किया है। अगर सामान किसी को आप बेच रहे हैं तो आपको बिल देगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। आपने किसी से सामान खरीदा है क्रेडिटर्स, किसी को सामान बेचा है उधारी में तो डेटर्स। वही आपका दोनों मिला के डेटर्स प्लस बिल्स मिला के आपका ट्रेड रिसीवेबल हो जाते हैं। इसके अलावा एसेट समझेंगे। एसेट जो आपका फ्यूचर में बेनिफिट देता है वो एसेट्स होता है। अब दो तरह का हो सकता है, एक आपको लंबा समय के लिए बेनिफिट दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन करेंट एसेट बोलते हैं। जो आपको कम समय के लिए बेनिफिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करेंट एसेट्स बोलते हैं। अब नॉन करेंट एसेट जो लंबा समय के लिए बेनिफिट देता है वो बेचने के पर्पज से नहीं होता, या फिर हम लोग उसको बेचने के पर्पज से यूज नहीं करते हैं तो उसको हम लोग रखे रहते हैं, उसको नॉन करेंट एसेट बोलते हैं। और करेंट एसेट को हम लोग बेचने के पर्पज से सामान को खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? या फिर जो हम लोग बेचने के पर्पज से ही हम लोग ले रहे हैं, या फिर जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, कुछ समय में ये कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स बोलते हैं। रिसिप्ट क्या हो जाएगा? कहीं से भी बाहर से पैसा आ रहा है, कोई इनकम आ रहा है बाहर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसिप्ट बोलते हैं। अब ये एसेट्स को बेच के भी पैसा आ रहा है, एसेट्स को बेच के जब पैसा आ रहा है मेरे पास तो कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। और गुड्स को बेच के जब पैसा आता है उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। एक्सपेंडिचर है, आपने खर्चा किया है अपने एसेट्स को खरीदने में या फिर ऐसे सामान को खरीदने में खर्चा किया जो एक या साल से ज़्यादा के लिए चलने वाला है उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और ऐसे सामान में आपने पैसा या फिर ऐसे सामान को आप यूज़ कर रहे हैं या फिर ऐसे सामान में आपने खर्चा किया है जो आपको कम समय में बेनिफिट दे। जैसे आपने एक एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, वो आपको कम समय के लिए बेनिफिट देगा, एक महीना के लिए बेनिफिट देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फिर आता है अपना ट्रेड पेबल। अपना ट्रेड पेबल समझ गए थे, क्रेडिटर्स के साथ ही समझ गए थे। फिर इसके बाद आता है एक्सपेंस, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसी को एक्सपेंस बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी बताया कि कम समय के लिए जो बेनिफिट देता है। ये भी दो तरह का होता है, एक प्रीपेड होता है, एक आउटस्टैंडिंग होता है। प्रीपेड वो होता है जहां आपको पेमेंट करना है, जैसे आपने कहीं से खर्चा उधारी बाकी ले रखा है, अब आपने प्रीपेड पेमेंट मतलब आपने एडवांस में ही उसका पेमेंट कर दिया है। आपने क्या कर दिया है? एडवांस में भी उसका पेमेंट कर दिया है, मतलब आपने पैसा उसका पेमेंट कर दिया है, अब फ्यूचर में उसका बेनिफिट लेंगे। ये एसेट्स हो गया एक तरह का। और वैसे ही आपने कहीं से पैसा बाकी रखा है, वो आपने किसी को सामान खर्चा किया है और उसे बाकी रखा हुआ है, आपका बर्डन है, अब बाद में उसको किसके चुकाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। इनकम भी दो तरह का, अक्रूड हो गया, एक आपने ड्यू रखा है, कहीं से इनकम बाकी रखा है तो आपके लिए क्या हो गया? वो अक्रूड इनकम हो गया। आपने अगर
आपका इनकम कहीं से बाकी है तो वो पैसा आपके पास आने वाला है, फ्यूचर में आएगा ही आएगा, वो आपके लिए एसेट्स हो गया। और आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको पहले पैसा मिल गया, आपको काम तो बाद में करना है ना, पहले आपको पैसा मिल गया तो ये एक बर्डन है आपके लिए, तो ये क्या हो गया, आपका लायबिलिटी हो गया। सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये एग्जाम में आता है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जहाँ आपने बहुत पैसा क्या एडवर्टीजमेंट कराया है और आप 1 साल में अगर राइट ऑफ करने जाएंगे ना तो वो आपके कंपनी के लिए एक नुकसानदेह बन जाएगा या कंपनी के लिए नुकसान कर देगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो उसको हम लोग एक साल में नहीं राइट ऑफ कर, अलग अलग सालों में राइट ऑफ करते हैं। तो अब जब अलग सालों में, जैसे आपने 1 करोड़ का किया, 20 लाख इस साल राइट ऑफ कर, 80 लाख का अमाउंट, 80 लाख को क्या बोलेंगे, तो 80 लाख को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं, क्योंकि आपका अगला साल वो ट्रांसफर हो रहा है, एक एसेट्स का ही फॉर्म में है, आप बेनिफिट ही ना ले रहे हैं, अगला साल ट्रांसफर का, क्योंकि ये टेंजिबल इंटेंजिबल किसी तरह का एसेट्स के फॉर्म, किसी तरह का एसेट्स नहीं है, टेंजिबल इंटेंजिबल नहीं, लेकिन एक तरह का एसेट्स है जो आपको फ्यूचर, आपका रेवेन्यू का ही पार्ट है, मतलब एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है, जो आपको फ्यूचर में या फिर अगले साल जाकर दिखाना होता है, उसको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। जो आपने इस साल दिखा दिया, जैसे जो 20 लाख का पेमेंट इस साल दिखा दिया, उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेगा। जो 80 लाख वो एसेट्स के नीचे फॉर्म में आएगा, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं वहाँ एसेट्स आएगा, वहाँ फिक्टिशियस एसेट में 80 लाख लिखेंगे और वो फिर अगला साल जाएगा तो 20 लाख, अगला साल फिर उस राइट ऑफ होगा तो अगला साल क्या होगा, 20 लाख रेवेन्यू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया और बच कितना गया, यहाँ 20 का यूज होगा और 20 का अगला साल भी यूज होगा, तो अब आपके पास बच गया कितना, 60 लाख बच गया। अब वो 60 लाख बच गया वो आपका फिक्टिशियस एसेट होगा। फिर ऐसे ही वो अगला साल जाते जाते 5 साल में राइट ऑफ हो जाएगा, 5 साल होते होते हर साल 20-20 लाख कम होते चला जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा आपको। उसके बाद इनकम आता है। इनकम, आपने कमाई आपका ज़्यादा है, खर्चा कम है, आपके लिए इनकम है, पैसा बच रहा है, प्रॉफिट है आपके लिए। आपका खर्चा ज़्यादा है, कमाई कम है, तो आपके लिए वो क्या है, लॉस है। और इसके अलावा डिस्काउंट, डिस्काउंट भी समझेगा 2 तरह का एक डिस्काउंट है। एक हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट, जो आपको बल्क में पेमेंट कर रहे हैं, जैसे आप सामान बहुत हेवी सामान खरीद रहे हैं, वहाँ से आपको पैसा आ रहा है, आपको वहाँ से कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ये बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कैश डिस्काउंट, आपने किसी को संक्षिप्त पेमेंट कर दिया, करेंटली पेमेंट कर दिया, वो बोला कि देखिए आप मेरा सामान लेके जा रहे हैं, आप बोले 10 दिन बाद पेमेंट करें, बोले देखिए 10 दिन बाद आप 1 लाख का पेमेंट आज अगर आप पेमेंट कर देते हैं ना, हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे, तो टाइमली पेमेंट कर दिया आपने, संक्षिप्त पेमेंट कर दिया, उसको हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं। ये बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद आता है का रिबेट। रिबेट होता है कि आपका काम पूरा हो चुका है, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिला है। जैसे आप एक कपड़ा खरीदेंगे, कपड़ा क्या क्वालिटी ख़राब है, कपड़ा का क्वालिटी आप वहाँ से देख के आए, कपड़ा अच्छा था, घर देख के आए तो कपड़ा में किसी न किसी तरह का दाग लगा हुआ, आप रिटर्न करने का, तो कंपनी वाला बोला देखिए हम रिटर्न नहीं लेंगे, तो आप एक काम कीजिए, इसके बदले में कुछ ना कुछ पैसा ले लीजिए। तो यहाँ आपका ट्रांजेक्शन पूरा हो चुका है, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट, इसको रिबेट बोलते हैं। फिर वाउचर क्या होता है, जहाँ आप एविडेंस के लिए, आप जिस बिजनेस ट्रांजेक्शन का आप एविडेंस के लिए, जैसे आपने सामान खरीदा तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ वो दिया होगा, रिसिप्ट दिया होगा या फिर कोई भी ऐसा प्रूफ दिया होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं, जो एविडेंस के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांजैक्शन का एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट, आपने अगर सामान खरीदा तो उसके आपने कपड़ा खरीदा तो भाई अपने पहनने के लिए कपड़ा खरीदा, वो आपके लिए बेनिफिट हो गया, और आपने सामने वाला का पैसा पेमेंट उसके लिए भी बेनिफिट होता है। ये ट्रांजैक्शन का एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट, उसी को अगर बिजनेस में हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एक छोटा सा चैप्टर है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। इसमें 2 तरह का अकाउंटिंग होता है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस क्या होता है, जिसमें कैश से सभी चीज़ें रिलेटेड हो, कैश बेसिस होती है, और इसमें कैश और क्रेडिट दोनों की चीज़ें रिलेटेड होती हैं, वो एक्रूअल बेसिस होता है। इसमें उधारी सुधारी आगे आने वाला पैसा सब कुछ आता है, इसमें वो एक्रूअल बेसिस होता है। क्योंकि कैश बेसिस होता है, कैश बेसिस में प्रीपेड आउटस्टैंडिंग दोनों चीज़ें एडजस्ट नहीं होती है। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रीपेड मतलब आपको एडवांस में कहीं से पेमेंट मिला है, आउटस्टैंडिंग मतलब आपको ड्यू में कहीं से पेमेंट, आपको किसी को पेमेंट देना है, ये आपका आउटस्टैंडिंग हो गया। ये चीज़ें कैश बेसिस में एडजस्ट नहीं होती, एक्रूअल बेसिस में एडजस्ट होती है। अक्रूड एंड रिसीव्ड इन एडवांस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये चीज़ें एक्रूअल में एडजस्ट होती हैं, कैश में ये एडजस्ट नहीं होती है। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, इसमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता, क्योंकि यहाँ कोई चीज़ सिर्फ कैश से चीज़ें रिलेटेड लिखा तो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस आता ही नहीं है। टेक्निकल नॉलेज, इसके लिए टेक्निकल नॉलेज की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, इसके लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्सेप्टेबिलिटी, ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है, एक्रूअल बेसिस ज़्यादा एक्सेप्टेबल, क्योंकि इसमें हर चीज़ का ट्रांजेक्शन दिखता है, और ये कैश बेसिस कम एक्सेप्टेबल होता है। रिलायबिलिटी, ये ज़्यादा भरोसेमंद होता है, और ये कम भरोसेमंद होता है, ये ज़्यादा भरोसा वाला नहीं होता है, क्योंकि उसमें कैसे चीज़ें रिलेटेड होती है। आज के लिए यहीं पर क्लास रखते हैं। फ्यूचर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला के अपने माँ बाप का नाम प्राउड करें। और इस चैप्टर से अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो चैप्टर को आगे भी अपने दोस्तों के बीच ले जाए और उन्हें भी इस चैप्टर का बेनिफिट लेने का मौका दें। थैंक यू।